Hello student, good morning, all of you. Welcome to VK Educational Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने 3 लेक्चर्स फिनिश किए हुए हैं जिसमें हमने सारी चीज़ों को समझा जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थी। हमें एनसीईआरटी हमने पहले भी बताया कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा बेटा, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी के बाहर समझाना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत हम बियॉन्ड चले जा सकते। क्लियर है? और आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत है, बहुत नॉर्मल कंडीशन है। हम फंडामेंटल बायोलॉजी की समझ रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके होंगे, 8th में 7th में सारी कुछ ना कुछ आपको स्टडी की होगी। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे आपको डिटेल में बताते चलते हैं, फिर हर क्लास में जैसे भी आप इंटर में प्रवेश करोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। क्लियर है? तो हम अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम क्या करते हैं बेटा, अपने लेक्चर्स को कंटिन्यूअस करते हैं। रिकॉल करते हैं पहले कि हमने क्या क्या देखा हुआ था। हम पढ़ रहे थे बेटा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सॉरी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम क्या कहते हैं सेल्स कहते हैं। सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कवरी हमने देखी, सेल का न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ, फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवरी की, सेल कैसा होता है, उसकी साइज मिनिमम कैसी होती है नॉर्मली। फिर उसके बाद हमने आपको टाइप देखे थे सेल के। आपको कमेंट में एक क्वेश्चन देके भेज रहा हूँ, आप लिख भेजिएगा कि आपको ये सिर्फ यूनिक, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, कोई एक यूनिक फीचर लिख के भेजिए कि प्रोकैरियोटिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अर्थात साधारण सुनो कि आपको क्या करना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करना है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे बेटा, लेकिन आपको सिर्फ दो क्या कहते हैं कैरेक्टर्स उसके लिख भेजने, 2 अंतर आपको स्पष्ट करने की। ये कौन सा प्रोकैरियोटिक के लिए है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, यूकैरियोटिक। क्लियर है? याद रहे, भूलिएगा मत, कमेंट मुझे जरूर करिएगा ग्रुप में और भेज दीजिएगा। और मुझे ऐसा भी लगता नहीं है कि बेटा आप अभी तक एक्टिव है, आप एक्टिव अभी भी हो जाओ। अब पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि एग्जाम को आपको देना है। घर पे ही बैठो, कब तक बैठे रहो? कम से कम घर पे बैठ के अगर हमको पढ़ने के लिए मिल रहा है तो हम उसका लाभ उठाएंगे, तो स्टडी करते रहिए। ठीक है, तो हम आते हैं आज का जो उसके आगे का कंटिन्यूएशन हम करते हैं। मैंने फंडामेंटल कुछ चीज़ें उस दिन बताई थी कि आपको कैसे सेल जनरली मेडअप कैसे होती है, जनरली से क्या कंटेन होते हैं। तो हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, आपको कैसे बनी होती है। तो हमने आपको बताया था आपको जनरली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन आपको आउटर कवरिंग मिलती है, उसके बीच में आपको क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म मिलता है, और फिर उसके बाद आपको क्या पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कि केंद्र। क्लियर हुआ? तो हमको 3 चीजें आपको मिलती हैं, सेल इन्हीं चीजों से मिला होता है। मेजर पार्ट में आपको 3 चीजें, कोशिका झिल्ली जिसे कहते हो, जैसे सेल मेम्ब्रेन कहते हो भाई, आउटर मेम्ब्रेन जो इन्वायरमेंट से कवर्ड, इन्वायरमेंट से अटैच रहती है, तो वो रहा पार्ट आपको सेल मेम्ब्रेन। फिर जिसको हम क्या कहते थे बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमको कोशिका साइटोप्लाज्म आपको देखना है। साइटोप्लाज्म ने देखा था, कल हमने बताया था ना साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म अलग अलग होते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, आप कमेंट में लिख भेजेंगे। क्लियर? मैं ही सारा बता दूंगा तो आप पढ़ोगे क्या यार? कुछ तो रिस्पेक्ट करो, कितनी मेहनत से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ मेहनत से, तो आप भी मेहनत करके पढ़ लीजिए ना। थोड़ा बहुत, थोड़ा सा ही तो पढ़ना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं आपको भार दे रखा हूँ। ठीक है, खाली सुनना है, सुनकर आप घर पे नोट कर लीजिए जो चीज़ें, या फिर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ लो। डाउट होता है मुझसे पूछिए, वो सारे डाउट मैं आपको क्लियर कर लूँगा। ठीक है, सोल्यूशन बता दूँगा उसका। आधे अपने टॉपिक पे तो हमने वहाँ पे आपको देखा था, साइटोप्लाज्म देखा था, फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियोप्लाज्म भी देखा था, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में भी डिस्कस किया था, और न्यूक्लियस फाइनली मेजर पार्ट आपको 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक हुआ हमको जो आपको एनसीईआरटी बेस पे दिया हुआ, वो है आपका क्या, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा आपको नीचे क्या हुआ है, आपको साइटोप्लाज्म इसका पाया जाता है, और देन द न्यूक्लियस इसके अंदर। क्लियर हो गया? अब इन तीनों पार्टों को बारी बारी से को स्टडी करनी है। इसके बीच बीच में भी जो भी लेंगे, सेल ऑर्गेन्स के बारे में लेंगे, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाता रहूँगा एक लाइन, तो आपको समझ में आएगा। एक ही दिन में खत्म करना चाहो तो बेटा खत्म कर दूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5-10, लेकिन मैं सोचता हूँ छोटा लेक्चर बनाऊँ, ज़्यादा बनाऊँ, ताकि थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहिए। ठीक है, अब जब ज़्यादा मेच्योर हो जाओगे बेटा ना, अभी ज़्यादा मेच्योर नहीं हो ना, इसलिए थोड़ी प्रेशर डालता हूँ। इंटर फाइनल वालों को जाके पूछो, उनके बड़े बड़े लेक्चर्स लेता हूँ, 45-45 50-50 मिनट के लेक्चर्स डाल रखा हूँ बेटा, क्योंकि वो मेच्योर हो, उतनी स्टडी करने की कैपेसिटी उनके पास है। अगर उतना नहीं कर सकते तो भाई अब वो जाने क्या करते होंगे। ठीक है, फिलहाल अपने ऊपर करो कि हमने कहा आपको
आपका आज का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, उसको ध्यान से देखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर मोस्ट ऑफ द कवरिंग ऑफ सेल, इसका अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशिका की सबसे ऊपरी जो परत होती है, जो इन्वायरमेंट से कनेक्ट रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर आपको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं क्या, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये कहते हैं ना बेटा, क्या कहते हैं कि कोशिका झिल्ली कहा जाता है, वो करेक्ट है। और ध्यान रखिएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही क्या होता है, जो मटेरियल्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, इसकी वजह से ही क्या करते हैं, वो आपको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड होते हैं इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। वो सेल के अंदर भी जाते हैं और बाहर जाते हैं। किसकी वजह से जाते हैं बेटा, तो ये सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने आपको बता दिया, ये देख लो, ये सेल ने बनाई थी, ये सेल समझने के लिए फिर से देख लो, ये सेल रही, ये इसके बीच में न्यूक्लियस रहा, तो हम तो यही पढ़ रहे हैं ना सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बारे में। अब इसका मॉडिफिकेशन आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे बेटा, इसका डिटेल में नहीं यहाँ पे बनाऊंगा, इसका डिटेल यहाँ पे बनाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जो थोड़ी थोड़ी जानकारी है वही लेते हो। आपको इंटर जाओगे तो इसका पूरी डिटेल बताऊंगा। मैंने बताया ना कि इसके कम से कम आपको 3-4 लेक्चर, 2 लेक्चर, 1-2 लेक्चर बड़े लूंगा, तब 1 घंटे में लेक्चर खत्म होगा सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आगे अपने पॉइंट पे, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, इट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट मींस क्या होगा, सेमी परमेबल का मेम्ब्रेन का मतलब है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य की तरह बिहेवियर करती है। अर्थात कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कुछ पदार्थ क्या होते हैं, इसके आर पार आ जा सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्लियर होगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। और इसके लिए, और ये ध्यान रखिएगा, इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको वर्ड लिखा हुआ है साथ में, सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब आपको कह सकते हो वो आपको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक मतलब उसका सिलेक्शन करती है, जिस पदार्थों का वो चयन करेगी बेटा, वही पदार्थ उसके अंदर जाएगा, जिस पदार्थों का चयन करेगी वही पदार्थ उसके बाहर आएगा। क्लियर हुआ, अर्ध पारगम्य झिल्ली का। इसलिए ये इसका बड़ी डिफरेंस, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कि ये आपको क्या होता है, वर्णात्मक पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह झिल्ली होती है, जिसके आर पार मॉलिक्यूल जाते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एनसीईआरटी में देखते हुए लिखा है कि कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थों कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। बड़ी सिंपल फाइल, वही तो आज की पॉइंट पे यही समझना है, बड़ी इंटरेस्टेड है। आपको देखो यहाँ पे बेटा आपने बताया कि इसके अंदर, जैसे ये अर्ध पारगम्य झिल्ली थी, इसके अंदर कुछ पदार्थ कैसे जाते हैं इसके अंदर, और कुछ पदार्थ क्या होते हैं इसके बाहर कैसे आते हैं। ये लिखा हुआ कि बाहर कैसे आते हैं, अंदर कैसे आते हैं। तो हम इसको आज क्लियर कर लेंगे, कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो कभी नहीं जानते थे, आज क्लियर मैं करवा दूंगा बेटा, कि कैसे पदार्थों का आवागमन वो मेम्ब्रेन की वजह से अंदर जाता है। क्लियर है। लेकिन इससे पहले बेटा आपको क्या करना है कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देता हूं, जो आपके नॉलेज के लिए रहेगी। आपको साइड वाले बुकों में कभी कभी दिया जाता है, इस लेवल पे दे रहा हूं। जानिएगा कि सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट टाइम सेल मेम्ब्रेन की पहली बार डिस्कवरी जो करने वाले थे, जिसने डिस्कवर किया था, वो थे बेटा आपको, जिनका नाम था डेनियली एंड थॉमसन। ठीक है, क्या नाम था, पहली बार फर्स्ट टाइम जो सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवरी किए थे वो थे डेनियली एंड थॉमसन। फर्स्ट टाइम उन्होंने ही सेल मेम्ब्रेन की क्या हुई थी, फर्स्ट टाइम देखा था इन दोनों साइंटिस्टों ने, और एक मॉडल दिया था जिसको कहा गया था आपको सैंडविच मॉडल कहा गया था। इन्होंने एक मॉडल दिया था तो उसको कहा गया था सैंडविच मॉडल। यार सैंडविच मॉडल किसने दिया था, डेनियली थॉमसन। थोड़ा सा सन कंफ्यूजन मेरे दिमाग में नहीं चल रहा बेटा, तो मैं सन भी बता दूंगा आपको, ठीक है, किस सन में दिया था, तो वो हायर क्लासेस में मिलेंगे। हमने कहा हम आगे से सारी मिलेंगी, लेकिन इतनी ना जानते रहो।
दूसरे साइंटिस्ट इसके बाद एक और स्ट्रक्चरिंग हो, इसको और ज़्यादा डिफाइन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन नहीं कर पाया था, लेकिन हद तक उन्होंने डिफाइन कर लिया था। ठीक है, इसी की बेस पे उन्होंने क्या किया, आगे जाकर सन 18 सन कंफ्यूजन है, पूरे सन बताओ। इसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्टसन। रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था बेटा, सन 1956। श्योर है, अगर डाउट होगा तो मैं कल इसको क्लियर करूँ, लेकिन हमारे हिसाब से मुझे याद आ गया कि बेटा ये रॉबर्टसन ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, सैंडविच इनके डेनियलिन डॉल्सन मॉडल को और मॉडिफाइड किया था, और उन्होंने बताया था और अस्पष्ट सेल मेम्ब्रेन की क्या हुई थी परिभाषा या फिर डिस्कवरी करके उन्होंने ऑब्जर्व करके दिखाया था, और उन्होंने बतलाया था जिसका नाम रखा गया था, इन्होंने एक मेथड मॉडल दिया जिसका नाम था बेटा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक, क्या बताया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो दो मॉडल आपको ध्यान में, और लास्ट में फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन वो है कि लास्ट में जो अच्छी तरह से डिफाइन करके सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ था, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया था और उन्होंने बतलाया था, जो अब इस समय इस टाइम पीरियड में हम क्या कहते हैं स्टडी करते हैं, तो वो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। ध्यान रखिएगा, थर्ड वाली पॉइंट, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया था बेटा, इसको डिस्क्राइब किया हुआ था इन्होंने सन, याद रखिएगा, इन 1972, एंड दिस मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नाम याद रखिएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से फेमस है। तो कभी कभी ऐसे पूछता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन से साइंटिस्ट दिए थे, किस सन में, ये कई बार क्वेश्चन हमने एग्जाम में, कई बार हमने गया हुआ कहीं एग्जाम कंपटीशन वाले एग्जाम में, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर पूछे गए, कई बार इसको पूछा किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने सन 1973। इन्होंने इन तीनों साइंटिस्टों के साथ सेल मेम्ब्रेन को पूरा डिस्क्राइब किया था। तो आपको पहले लेक्चर में शुरुआत में बताया था ना, सेल पढ़ रहे हो, बड़ी इंटरेस्टेड है, हमने इसको पढ़ा था, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक पूरी यूनिट ही पढ़ डाली है एमएससी में मेरा। तो आपको भी यहाँ पर भी नहीं जाने, जब एमएससी करोगे तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लिए होंगे ना। ये आपको अब बियॉन्ड था एनसीईआरटी के आपसे आगे आते बेटा सर के लिए। अब आपको दिखा दें कि कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है, इसके क्रॉस कैसे आपको मेम्ब्रेन दिया। तो आपने देखा होगा क्या कि जनरली आपको जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही हम देखते हैं कि जनरली हम क्या कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि सम सब्सटेंसेस सच एज, जैसे आपको ले लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, जैसे आपको एग्जांपल मिले कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, वो कोशिका झिल्ली को आर पार करके क्या होता है आ जा सकते हैं। वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, इसको हमने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा, जो केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाते होंगे तो वो बेटा आपको बताए होंगे। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा आपको विसरण कहा जाता है। डिफ्यूजन में क्या कहते हैं हिंदी में, विसरण कहते हैं। यहीं पे सुन लो, अगर नहीं बताया होगा तो मैं बता देता हूँ आपको। द वाटर एंड द सॉल्युबल एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल moves towards the higher concentration to the lower concentration is called as the diffusion। अर्थात हिंदी में सुन लो कि आपको विलेय और विलायक जो होते हैं उनका स्थानांतरण आपको अधिक कंसंट्रेशन की ओर से कम कंसंट्रेशन की ओर की तरफ होता है, कम कंसंट्रेशन की तरफ होता है, फ्लो होता है। तो ऐसे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिफ्यूजन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोशिका झिल्ली के आर पार आपको विसरण द्वारा होता है। अब इसको देखिएगा, उसी तरह से हमारी
कोशिकाएं भी सेम उसी तरह से कोशिकाएं भी क्या करती हैं, इन गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड क्या होता है या फिर CO2 का या ऑक्सीजन का क्या होते हैं, अपने कोशिका से अपशिष्ट करके वो क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। क्लियर हुआ? अब ध्यान रखना कि एक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैसे हुआ, कि जैसे कि जनरली क्या होता है कि बेटा आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यदि कोशिका में एकत्र क्या कहते हैं, यदि देखा जाए कि जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें उसके दौरान आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब रेस्पिरेशन होता है तो उसके दौरान क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब सेल के अंदर अधिक मात्रा में हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कंसंट्रेशन, इधर को ऐसे बनाया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे अधिक होने लगता है और अधिक कंसंट्रेशन होने की वजह से बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, विसरण के द्वारा ये जो कंसंट्रेशन यहाँ पे अधिक था इधर, इसके आउट ऑफ द कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होगा, तो ये मूव करके कहाँ जाएगा, आउटसाइड एग्जिस्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। किसके इसके जो अपशिष्ट होता है, ये अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसलिए क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। उसी तरह से सेम बिल्कुल वे में क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन क्या होती है, जैसे ही इसमें हमेशा रेस्पिरेशन होता रहता है बेटा, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है हमेशा, जिसकी वजह से तो लाइफ चल रही है, इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमेशा CO2 बनता रहता है रेस्पिरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान, और क्या होता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहती है सेल में, और वो कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से विसरण के द्वारा बाहर स्थित किया जाता है, बाहर निकलता रहता है। अब बड़ी इसी के अपोजिट आपको क्या होता है, O2 मॉलिक्यूल होता है। O2 का जो होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होते हैं जनरली इनमें खपत होती रहती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कमी होने लगती है, यहाँ पे कंसंट्रेशन लो होने लगता है इनसाइड द सेल के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, और ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पे उसके अगल बगल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई साइड होता है। इस वजह से ये डिफ्यूजन के द्वारा एंट्री कर जाता है किसके, यहाँ देख लिया, O2 बाहर आ गया, CO2 यहाँ से, O2 अंदर चल गया। इस तरह से वो मेम्ब्रेन को क्या करती है, क्रॉस करती है बड़ा इंफर पॉइंट पे, जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। ये आदान प्रदान करती है क्या कहते हैं, बाह्य वातावरण से। अब क्या होता है, इसी तरह से ये तो हमने गैसेस का देखा आदान प्रदान, उसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल का भी क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वाटर मॉलिक्यूल इसी तरह से सेम वे में डिफ्यूजन में वाटर मॉलिक्यूल भी आपको क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाता है, लेकिन अंतर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसके प्रोसेस को कोई और नाम देता है। यदि आपको कहा जाए कि वनली वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ आपको क्रॉस करके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की सेम जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मींस क्या होता है बेटा, परासरण कहते हैं। क्लियर हुआ, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा हिंदी लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लेकिन लिख सकते, परासरण कहते हैं, ठीक। और इसको क्या कहा जाता है बेटा, विसरण कहते हैं, ठीक। विसरण है परासरण, क्लियर हो गया। तो वाटर मॉलिक्यूल किसके माध्यम से आपको ट्रांसपोर्ट करता है, आपको ऑस्मोसिस के थ्रू से, परासरण के द्वारा, डिफ्यूजन के वजह से, और सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आपको कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे, यदि अगर कहा जाए, यदि इसमें कहा जाए कि वो एनसीईआरटी पूछ रही है, एनसीईआरटी पूछ रही है कि बेटा यदि कहा जाए कि जो यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या हो। यदि किसी हम क्या कहते हैं सेल को, यही सेल है मान लीजिए, उसको शक्कर या नमक के घोल में रखें तो क्या होगा। तो अब देखो ध्यान सुनिएगा, उसकी एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, यदि हम क्या करें कि ऐसे बिलियन में रखें सेल को जिसके बिलियन में, ये ध्यान रखिएगा, जिसके बिलियन में वो टन बिलियन हो वाले माध्यम में, अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा क्या हो, कम हो। ये ध्यान रखिएगा, टन बिलियन में रखा जाए, कंसंट्रेट सॉल्यूशन में रखा जाए। कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है बेटा, टन बिलियन सॉरी डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन में लिखा जाए, डाइल्यूट का मतलब होता है टन बिलियन, वो लिखा हुआ है टन बिलियन में रखा जाए, अर्थात इसमें कह सकते हो कि आपको शक्कर या नमक की मात्रा कम होती है किसकी अपेक्षा, वाटर की। वाटर ज्यादा होता है अपेक्षा में और नमक क्या होता है, कम होता है। ऐसे कंडीशन में रखा जाए तो क्या कंडीशन होगी, तो आपने देखा होगा कि इसमें रखने पर जल आपको परासरण विधि द्वारा क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या होगा, चला जाता है।
किसके अंदर चला जाएगा, कोशिका के अंदर। कैसे चला जाएगा, सपोज दैट करो तो हमने कहा कि ये सेल है, ये सेल को हमने उस बिलियन में रख दिया या टब में, ये समझो, ये फोटो को निकाल दो बेटा, इसको समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी देख लो एक बार, ये सेल हमने रख दिया इसमें और ये टब ले लिया, इस बिलियन में रख दिया, सारा बिलियन हम यहाँ पे भर देते हैं बेटा, ये सारे बिलियन आपको समझने की पॉइंट आपसे बीच बता रहा हूँ ठीक है, ये सारे बिलियन भर दिए गए। अब कोशिका बिलियन कैसा है, ये जो सोल्यूशन हमने बताया डाइल्यूट सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब आपको दिया तनु बिलियन है, ठीक। तो अब कंडीशन क्या होगी, इसका वाटर मॉलिक्यूल, इस वाटर का कंसंट्रेशन इसमें तो ज्यादा है, तो इसका वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसमें वाटर कंसंट्रेशन की मात्रा क्या कम है, जिसकी वजह से बिलियन का वाटर जो होगा H2O, वाटर मान लीजिए H2O क्या होगा बेटा, H2O मॉलिक्यूल आपको वो ध्यान रखेगा, जो आपको नमक या चीनी बोली गई है वो उसके मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। वही वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स टू हायर कंसंट्रेशन to the lower concentration across the semi-permeable membrane is called as osmosis। किसके द्वारा जाते हैं, ऑस्मोसिस के द्वारा, या फिर आप कहते हो क्या, ऑस्मोसिस कह सकते हो, या फिर उसको बेटा हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ऑस्मोसिस परासरण के द्वारा वो आपको कहाँ चला जाता है कि जल कहाँ जाएगा, H2O सेल के अंदर। ऐसे बिलियन को हम कहते हैं क्या, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक। हाइपोटोनिक, ये स्ट्रक्चर हाइपोटोनिक का ही समझो है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। हिंदी में आपको एनसीईआरटी में दे रखा होगा, अल्प परासरण दाबी बिलियन का, क्या कहते हैं, अल्प परासरण दाबी बिलियन कहलाता है, जब ये आपको कंसंट्रेशन इधर का हाई। उसी के आप देखते हैं दूसरी पॉइंट उसी तरह से आपको आगे भी है, जब अणु की कोशिका झिल्ली की दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा में से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह हुआ कि जल कोशिका के अंदर होगा। देखो कभी कभी कंडीशन का कि जो जल वाला मॉलिक्यूल होता है ना, वो स्वतंत्र होता है कोशिका के आर पार जाने के लिए। पहले भी लेक्चर में लिखा, शुरुआत में लिखा, वो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं आर पार जा सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन क्या होता है, इसके अंदर जाने वाला और अंदर से बाहर आने वाले की मात्रा क्या होती है, अंदर जाने वाले की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जिसके वजह से ये मेंटेन कर लेता है उसी को बेटा। तो इसलिए ये क्या होगी, इसके अंदर वाली सेल क्या होगी, स्वैल कर जाएगी, ठीक है। तो कंडीशन दूसरी पॉइंट आपको लेते हैं, यदि हम बिलियन कैसा लें, यदि बिलियन समान आपको है, बिलियन कैसा हो बेटा, सॉरी आपको यदि माध्यम बिलियन में आपको कैसा रखा जाए जिसका बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो। यदि आपको एक बिलियन हमने एक टब बनाया, इसमें जो सोल्यूशन रखा, इसमें जो सेल रखा, इसमें जो आपको सोल्यूशन रखा गया है, वो पूरा का पूरा सोल्यूशन कैसा है, तो आप मान लीजिए इनमें जो वाटर है मिला हुआ, इस सोल्यूशन में जो वाटर मिला हुआ बेटा, इस सोल्यूशन में जो वाटर मिला हुआ है, उस कोशिका के अंदर जो प्रेजेंट वाटर के कंसंट्रेशन से, ध्यान सुनिएगा, कोशिका के अंदर प्रेजेंट वाटर के कंसंट्रेशन से बाहर का जो सोल्यूशन रखा गया उसका वाटर कंसंट्रेशन बिल्कुल यदि बराबर हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में तो दोनों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है बेटा, बराबर मात्रा में मूव करने की वजह से न तो कोशिका के अंदर आपको सेल का इंक्रीज होगा और न इसके बाहर इंक्रीज करेगा। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं क्या, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और कोशिका के अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म में उसके इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं करेगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक। तो दूसरा पॉइंट ये रखा, आइसोटोनिक में दिया हुआ है, बताया आइसोटोनिक। आइसोटोनिक समझ लीजिएगा, आइसोटोनिक का मतलब बराबर का, जिसमें आर पार नहीं जाता, इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट आते थर्ड वाला, थर्ड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो थर्ड वाला यदि कहा जाए कि इसका कंसंट्रेशन, आपको थर्ड वाले पॉइंट में आपको क्या लिखा हुआ बेटा, कि इसमें कंडीशन ये देगा, यदि कोशिका के बाहर वाला बिलियन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, यदि आपको क्या है, सेल के अंदर वाला जो बिलियन वो आपको अधिक सांद्र है और बाहर वाला जो बिलियन है वो कम सांद्रता वाला है, तो क्या कंडीशन घटित होगी कि कोशिका के अंदर वाला वाटर मॉलिक्यूल वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाता है।
इसलिए हम ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का आएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का समझ में आ गया बिल्कुल। तो 3 सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं, क्या क्या घटित होता है इसमें। जो आपको डिफ्यूजन द्वारा किसके हो रहा है बेटा, इसके द्वारा देख लो, डायल्यूट वाला जो है, हाइपोटोनिक वाला जो सॉल्यूशन है, ये पहले याद रखो। हाइपोटोनिक में डायल्यूट सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन अधिक था विलेन का, इसलिए अंदर गया, सेल के अंदर चला जाता है। और इसमें क्या होता है, आइसोटोनिक में बराबर कंसंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और हाइपरटोनिक में क्या होता है सॉल्यूशन में, कि कोशिका का जल क्या होता है, बाहर है। क्लियर हो गया, एग्जैक्टली क्लियर। एग्जाम्पल एक बेस देख लो, एक किशमिश का देखो, किशमिश देखो ना, किशमिश का एक टुकड़ा ले लो बेटा, उसको जल में डुबो लो। या फिर आप बादाम को देखो, बादाम के टुकड़े सीड को ले लो और उसको जल में डुबो दो रात में, सुबह पर देखो तो क्या होगा, बादाम क्या होगा, और इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये क्या था, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा था, बादाम में वाटर कंसंट्रेशन लो था, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल किसमें इंटर कर गए, बादाम में, उसका इंक्रीज कर गया, साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया बेटा, सॉइल कर गया। तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल और एनसीईआरटी में कहीं कहीं आपको दिया होगा। तो ये चीजें था, आपको हमने देख लिया, परासरण भी दिया है, और यहाँ धर के परासरण की परिभाषा भी हमने बता दी है बेटा। परासरण जो ऑस्मोसिस हमने बताया था कि आपको परासरण द्वारा कैसे होता है, विसरण और परासरण दोनों हमने क्लियर किया हुआ है। अब आपको क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि इसी तरह से इसका एग्जांपल जो ऑस्मोसिस का है बेटा, परासरण का, उसका बेसिक एग्जांपल जो एक कोश की जीव भी होते हैं, इसी माध्यम से वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और लेते हैं अंदर। एक कोश की जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाटर से सारे मीडियम को ले लेते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। तो इन माध्यम मेम्ब्रेन की क्रॉस हो जाती है उनकी, और इसे कर लेते हैं। उसी तरह से इसका बेस परासरण कोशिका का जो एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का, बेस्ट एग्जाम्पल है रूट का। जब पौधे में जो रूट होती है बेटा, उस परासरण की वजह से ही, ऑस्मोसिस की वजह से ही क्या होता है कि वो वाटर मॉलिक्यूल मूव करके कहा जाता है, रूट के अंदर चला जाता है। रूट के अंदर चला जाएगा, वहां से स्वेलिंग करके प्रेशर की वजह से क्या होता है, सप्लाई किया जाता है। तो वो बेस्ट एग्जांपल था जो एनसीईआरटी में आपको दे रखा हुआ था। इस प्रकार आपको क्या हुआ कि बाहरी वातावरण से इनका क्या होता है बेटा, आदान प्रदान होता रहता है। अब कंडीशन ये रही कि इसमें आदान प्रदान जो होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो कभी कभी आपको क्या होता है कि जो अदर सब्सटेंसेज हुए या कुछ और भी विसरण जल के गैस के आदान प्रक्रिया क्या होती है, इसके अतिरिक्त विसरण में कोशिका को अपने बाहरी वातावरण में क्या होता है, पोषण ग्रहण करते हुए, मतलब पोषण ग्रहण करने के अदर गैसेस के अलावा अदर मॉलिक्यूल्स का भी क्या होता है, वो एंट्री करवाती है। तो उस दौरान क्या होते हैं बेटा, एनर्जी खपत होती है। मतलब ये सारे में एनर्जी खत्म नहीं होती है, लेकिन पोषण के दौरान पोषण करने के लिए कोशिकाओं में क्या होती है, वो ट्रांसपोर्ट करके अंदर सेल के जाना होता है सेलेक्टिवली अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसके लिए उसको क्या होती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सेलों में दो तरह से होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्ट लिख लो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड दूसरा क्या होता है बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्यूजन के द्वारा, ध्यान सुनो, डिफ्यूजन के द्वारा यदि आपको एक सेमी परमेबल क्रॉस करके कोई मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है और उसके लिए एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। दूसरा पैसिव का मतलब होता है जिसमें बेटा आपको क्या होते हैं, एनर्जी, विदाउट एनर्जी के, बिना एटीपी खर्च किए हुए, वो डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चल जाता है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो दो तरह से ट्रांसपोर्ट हमने आपको बता दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा, और क्या बता दिया आपको, पैसिव ट्रांसपोर्ट बता दिया। ये था सेल का ट्रांसपोर्टेशन। अब बड़ी इंटरेस्टेड जुड़ा एनसीईआरटी के आगे लिखा हुआ है इसके बारे में, तो ये हमने लिख लिया, ये समझ में आ गया बेटा, पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की पढ़ लेना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और दूसरी परमेबल, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो हमने सिंगर एंड निकोलसन की बात बताई थी, तो सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड एंड क्या होती है, आपको किसकी बनी होती है, लिपिड की और प्रोटीन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है।
लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड क्या होती है, बाई लेयर पाई जाती है, 2 लेयर लिपिड की पाई जाती है और प्रोटीन उसके बीच में धंसी रहती है, ठीक है। तो अब कंज्यूमर क्या होता है, लिपिड एंड प्रोटीन की जो लिपिड होती है, ध्यान रखिएगा कौन सी लिपिड, अगर कोई पूछे कौन सी लिपिड की लेयर पाई जाती है जो एनसीईआरटी ने दिया है तो आप बताओगे कौन सी, फास्फोलिपिड होती है, फास्फोलिपिड, ठीक, इसको डिनोट कर लीजिए। फास्फोलिपिड की बनी होती है और किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, जो आपको क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उससे जो इलेक्ट्रॉन शुद्धदर्शी से देखने पे स्पष्ट आपको दिखाई देगा। और फाइनली कौन डिस्क्राइब करके दिया था, आपको बता रहा था ना, सिंगर एंड निकोलसन ने बहुत अच्छा मॉडल दिया था जो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल नाम से जाना जाता है। सन 1972 में उन्होंने क्या दिया था। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके द्वारा जब फूड को ग्रहण किया जाता है सेल के अंदर, इस सेल के अंदर कोई फूड आपको जाता है बेटा, तो आपको ये फूड आपको जाता है, इसके एंट्री करता है इसके अंदर, यहाँ पे पहुंच गया, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंडोसाइटोसिस। किसी सेल द्वारा फूड को कंज्यूम किया जाता है इनसाइड द सेल, तो इन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस। तो 2 वर्ड हमने एक बार आपको बताया था, एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर निकलना, एक्सोसाइटोसिस सेल के अंदर आना, तो क्या कहे, इंडोसाइटोसिस। तो ये आपको 2 वर्ड याद रहे, एक्सोसाइटोसिस और दूसरा आपको हमने बताया क्या, इंडोसाइटोसिस, क्लियर है, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो ये दोनों क्रियाएं आपको समाप्त हुई, मतलब वाटर सेल के सरफेस से बाहर कोई निकल रहा है टूट कर बेटा, तो ये कहलाएगा आपको, कोई मॉलिक्यूल मान लीजिए ये बाहर निकल रहा है तो इसको कहेंगे एक्सोसाइटोसिस, और इसके अंदर कोई जा रहा है तो इसको कहेंगे क्या, इंडोसाइटोसिस। क्लियर हो गया। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बिल्कुल खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि हम कल पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, जिसको कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या होती है उसको हम देखेंगे, क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।